देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी कोरोना वायरस नहीं। यानी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, ये लॉकडाउन जाते जाते कई खट्टी मीठी यादें दे गया है और इन खट्टी मीठी यादों में ही मैं आपसे एक याद शेयर करना चाहता हूँ। अभी पीछे आपने देखा होगा फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब पर कोरोना योद्धाओं की तरह से बाढ़ सी आ गई थी। जगह जगह प्रमाण पत्र बांटे गए, लेकिन एक ऐसा शख्स जो अपने काम तो करता है लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करता। यानी आपने कहावत सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, और आजकल चल रहा है नेकी कर फेसबुक पे डाल। उस शख्सियत के ना कोई आपके फोटोग्राफ्स मिलेंगे, ना ही कोई वीडियो मिलेगी, लेकिन वो शख्स मदद करता है और मदद करता चला जाता है। वल्लभ विहार कॉलोनी में मैं मिलने आया हूँ उसी शख्सियत से, उसी एक अच्छे इंसान से जिसका नाम है एडवोकेट मकसूद आदम। यानी कि मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक आपको परिचय करा देता हूँ। ये इनकम टैक्स के बहुत अच्छे वकील हैं, सुपर सीनियर वकील हैं, और 1988 में उन्होंने LLB कंप्लीट की थी। उसके बाद से ये अपने इसी कारोबार में लगे हुए हैं और बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में कि ये जो लोगों की मदद करते हैं, और वो भी मदद बहुत साइलेंट रूप में। पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तब भी इन्होंने कुछ पैकेट बनवा कर लोगों के घर घर तक पहुंचाए थे, क्योंकि नोटबंदी में लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो खाने का सामान भी नहीं था, और जब खाने का सामान नहीं था तो लोगों को भूख से भी तड़पना पड़ रहा था। लेकिन उस बीच भी इनकी टीम ने सैकड़ों लोगों की मदद की थी। और ठीक ऐसे ही यहाँ फ़िलहाल लॉकडाउन में भी हुआ, और ये बात पता चली शहर के कई दुकानदारों से जो शहर के अलग अलग हिस्सों में थे। चाहे भूड़ चौराहा की बात हो, चाहे मोहल्ला साठा की बात हो, या मोहल्ला कसाईबाड़ा की बात हो, ये इसी तरह से कम 6 या 7 दुकानों पर ये अपना एक पर्ची बना के देते थे अपने घर से, और उस पर्ची को दिखाकर किसी भी गरीब आदमी को कुछ खाना मिल जाया करता था। खाना नहीं बल्कि 10 से 15 दिन का राशन मिल जाया करता था, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तो हम उन्हीं से बात करते हैं, उसी शख्सियत से बात करते हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, एडवोकेट मकसूद आदम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि न जाने कितने लोगों की आपने मदद की है। और ये जो एक पुरानी कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, आपने उसको वाकई ही वही किया है। लेकिन आजकल नेकी कर फेसबुक पर डाल, और आप मेरे सामने आए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप ने ये सुना या समझा, क्योंकि मैंने जो भी काम किया वो मैंने दिल से किया, और मैंने उसका कोई क्रेडिट या कोई सोशल मीडिया पे, इवन मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत कम लोगों को बताया जिनका मुझे लगा कि ये लोग मदद में और सहयोग कर सकते हैं या मदद और कर सकते हैं, ये इंस्पायर होंगे, तो उनको तो मैंने बताया। बाकी अपनी नाम के लिए मैंने कोई किसी को जानकारी नहीं दी इस बारे में। बाकी मेरा तरीक़ा जो रहा बांटने का, जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के जो भूख है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हुई। जो पहले 1-2 मेरे पास आए, मैंने 1-2 की मदद करी, उन 2 ने जाके बताया, वो और बढ़ गई संख्या, वो हत्ता के संख्या बहुत बढ़ गई। तो मैंने एक पर्ची सिस्टम लागू किया कि उस पर्ची पे एक किट मिलती थी। एक किट के अंदर 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, इसमें गड़बड़ हो सकती है कुछ थोड़ी बहुत, 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 साबुन, 1 नमक की थैली, और मेरे शायद 1 चाय की पत्ती का पैकेट। इस तरह का एक किट बनवा करके उनके यहाँ रखवा दी गई। पर्चियाँ, लोग आते थे उनको पर्चियाँ मिल जाती थी, और वो पर्चियाँ लेकर मेरे सामने परचून वाले हैं जहाँ के भी वो होते थे लोग, वो पर्चियों से अपनी माल या किट उठा लिया करते थे और अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे। ये सिलसिला जो लॉकडाउन में कब से शुरू हुआ और कब जाकर ख़त्म हुआ था? मेरे ख्याल से शायद 23 तारीख में, शायद 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो अराउंड मान लीजिए 25 मार्च से ये शुरू हुआ था लगभग। और इसमें मेरी बेटी जो ज़रक़ा आदम है, जो एक संस्था चलाती है खुद ही, अभी उसने उसका नाम रखा है फूड विदाउट प्रिजुडिस, यानी खाना बिना भेदभाव के। यानी हमें ये नहीं देखना कि जो भूख है वो किस शख्स को है, वो किसी भी धर्म जाति किसी का भी हो, उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए भूख की। तो उसने, मेरी बेटी ने मेरा बहुत सहयोग दिया, और हर चीज़ में उसने मेरी मदद की। उसकी मशवरे में उसने मुझे बताया कि बाबा किट बनाइए इस तरह से।
आप बजाय किट अपने घर ला के रखें और फिर किट को बांटें, उससे बेहतर है कि आप पर्चियाँ देनी शुरू करिए ताकि भीड़ जल्दी जल्दी निमट जाए। तो उसमें उसने काफ़ी मदद की मेरी। मैंने ये सुना है कि आप एक अपनी पुरानी गाड़ी को सेल करके एक नई बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे और एक बड़ी हेल्प आपने उससे की है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना बड़ा अमाउंट है जो अपने कई मतलब जो पर्चियाँ बनाई हैं वो 1000 से भी ऊपर या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, एक्चुअल संख्या कितनी है, लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी का जैसे? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी बस एक शौक़ के लिहाज से मैं एक गाड़ी चाहता था ख़रीदना और मेरे पास पैसे जुड़े हुए थे, तो मेरे दिमाग में आई मैंने गाड़ी लेनी है। उसी बीच में जब लॉकडाउन लगा तो मैंने उसमें से, सारे तो नहीं, उसमें से पैसे काफ़ी मैंने खर्च किए और मैंने अपना जो मेरा शौक़ के लिए गाड़ी लेनी थी मैंने उसको तर्क कर दिया, बल्कि कहीं मुलतवी कर दिया, आगे कहीं पोस्टपोन कर दिया कि आगे कभी होगा तो ली जाएगी। लेकिन मैंने उस वक्त मैंने समझा कि इस वक्त भूख जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उनको खाने की ज़रूरत है। मुझे गाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं। आपकी इस टीम में आप अकेले थे या और भी कुछ साथी लोग रहे हैं? और ये आपको आइडिया जो आया मदद करने का कैसे आया, तो कुछ इसके बारे में? नहीं, मेरे घर पे मुस्तकिल कोई ना कोई डेली ज़रूर आता है, रोज़ाना। और मेरी अहलिया जो है, मेरी वाइफ जो है, उनकी ज़रूरत को जिस तरह भी होती है पूरी करने की कोशिश करती हैं। उन्हीं लोगों में से 2-4 लोग लॉकडाउन लगते ही आए, उन 2-4 लोगों की ज़रूरत पूरी हुई तो उन्होंने औरों को बताया, फिर उनको पूरी हुई तो उन्होंने औरों को बताया, तो वो संख्या बढ़ती गई और वो काफ़ी बढ़ गई संख्या। अब जिसकी जितनी ज़रूरत जिस तरह से होती थी, किसी की पैसे से ज़रूरत थी तो उसको पैसे से भी की गई, अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, किसी को पर्ची दे के किट दी गई, किसी के यहाँ किट पहुँचाई गई। इसी बीच में ईद भी आई, ईद की किट भी दी गई। ऐसे में जब घर से निकलने पे पूरी तरह से पाबंदी थी, कोई घर से निकल नहीं सकता था, आपने कहा कि हमारे घर पे काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो जाया करती थी उस किट को लेने के लिए, तो क्या पुलिस ने आपको परेशान नहीं किया? हाँ, एक बार जब भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी तो पुलिस की गाड़ियाँ आईं, उन्हें कहीं दिख गया कि ये भीड़ एक तरफ को चल रही है बराबर, तो वो मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा रिक्वेस्ट ली कि मैंने कहा ये इन लोग भूखे हैं और इनके पास कोई ज़रिया नहीं है खाने का, तो आप बस इतनी मदद करिए कि फ़िलहाल इनको परेशान मत करिए, मैं इनको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता हूँ कि ये इकट्ठे ना हों, थोड़ा दूरी बना के रखें। और मैं अपने घर से ही पर्चियाँ थोड़ा दूरी से डिस्टेंस रख करके मैंने उनको पर्चियाँ उनको दी। और सामने दुकान है पर्ची उनकी, 2 दुकानें हैं यहाँ पर, जनता प्रोविज़न स्टोर शायद और एक हुज़ैफ़ा, इन दोनों को मैंने पर्चियाँ इन दोनों के यहाँ पहुँचती गई और वो सामान लोग वहाँ से उठाते गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा राशन मिलना शुरू हो गया है, हमें पैसे नहीं है, पैसे मिल जाएँ तो हम भूड़ में जो राशन की दुकान है वहाँ से राशन ले लें, तो उनको उस तरह से भी मदद की गई। जी, मतलब हर आदमी की ज़रूरत के हिसाब से उसको ध्यान रखा गया है। टीवी पर और अखबारों में लगातार छपता रहा है प्रवासी मज़दूरों के बारे में, तो आपने सिर्फ शहर के ही लोगों की मदद की या फिर प्रवासी मज़दूरों के भी जो हाईवे पर गुजर रहे थे यहाँ से NH-91 से? नहीं, मैंने जो अपने घर पे मैंने लोगों की मदद की या लोगों के घर जाकर जो मदद की, उसके अलावा रमज़ानों के दौरान ही, रमज़ान चल रहे थे और उस वक्त ताज एक्सप्रेस वे पर मुझे पता लगा कि वो मज़दूर रोड पर चल रहे हैं और वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। तो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने डॉक्टर वकील साहब हैं, डॉक्टर नासिर हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की और मेरा सहयोग किया। तो मैंने उनके लिए, उनमें थोड़ा खाना बांटने के लिए मैंने सूखा खाना सोचा कि सूखा खाना इनको दिया जाए, क्योंकि रास्ते बीच में कई लोग थे जो जगह जगह उनको खाना मिल रहा था, पका हुआ खाना। तो मैंने उनको चने और मीठी खील पैकेट में रख करके और क्या होती है फ्रूटी और बिस्कुट का पैकेट, वो एक जगह किट बना करके गाड़ी में रख के, 2 गाड़ियों में। तो डॉक्टर वकील अहमद हैं, डेंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर नासिर हैं, वो हम 2-4 लोग और इकट्ठे होकर के ताज एक्सप्रेस वे पर गए। तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग पका हुआ खाना बांट रहे थे जो अपने गांव से या अपने शहर से लेकर के आए थे वैन में। और तो मैंने उनसे ये कहा, भैया आप ये जो खाना पका हुआ है इसे तो आप अभी खा लें, और जो मैं दे रहा हूँ इसे आप अपने पास रखिए, इसे आप जब खाइए, जब पूरे रास्ते में कहीं खाना आपको पका हुआ ना मिले
तो तब खाइए, क्योंकि ये खाना आप 1 महीने तक रोक सकते हैं। दूसरे मेरे दिमाग में उस खाने को जो मैंने बांटा, चने और मीठी खील, उसमें मेरी सोच एक और ये भी थी कि गर्मी का मौसम था और डिहाइड्रेशन का ख़तरा था, जो मज़दूर चल रहे थे। तो मैंने उनके लिए कि ORS का घोल भी इसमें बनेगा कि जब वो वक्त आने पर चने और मीठी खील खाएंगे तो चने में नमक है और मीठी खील में शुगर है, तो वो दोनों मिला करके जब पानी पियेंगे तो वो ORS का भी पूर्ति हो जाएगी। ये मुझे किसी डॉक्टर साहब ने या किसी ने सलाह दी, तो उस वक्त मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया ये बात, कि मैंने कहा सजेशन बहुत अच्छा है। बल्कि वहाँ लोगों ने जो हाईवे पे बांट रहे थे, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात के लिए कि बोले ये आपका तरीका बड़ा अच्छा है, क्योंकि पका हुआ खाना अब आदमी जो आ रहा है वो खा के आ रहा है पीछे, और उसको भूख नहीं है तो उसको ज़रूरत भी नहीं है, और पका हुआ खाना उसने अगर जेब में रखा तो शाम तक वो ख़राब हो जाएगा। और जो चने और खीरें बांटी गई थी वो आराम से रख सकता था वो कई दिन के लिए भी। यानी आपने खाना ऐसा दिया कि अगर उसका सफ़र 4 दिन या 6 दिन या 8 दिन का भी हो तो सफ़र लगातार चलता रहे और खाना भी उसको मिला रहे, क्योंकि उन दोनों 45 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड तापमान था और लोग अपने घर से निकल भी नहीं सकते थे। अभी आपने अपनी बेटी का जिक्र किया, ज़रका आदम का, और जो एक NGO चलाती हैं जिसका नाम है खाना बिना भेदभाव के, तो इसमें उनका कुछ रोल रहा कि नहीं रहा? हाँ, जब मैं वहाँ पर बांटने गया हाईवे पे, ताज एक्सप्रेस वे पे, तो मेरे साथ गई थी वो। तो वहाँ भी कोई शायद पत्रकार थे, उसने भी कोई वीडियो बनाई थी, वो भी शायद यूट्यूब पर है पड़ी हुई जी। हाँ, वो वीडियो बनाई थी उन्होंने, तो मेरे साथ थी बेटी। मेरी बेटी जो है वो GRF MA इंग्लिश किया है, उसने MPhil किया है, GRF क्लियर है उसका, नेट क्लियर करके PhD की तैयारी कर रही है वो इंग्लिश में DU से। तो वो इस काम में बहुत ज़्यादा पेश रहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडवोकेट मकसूद आदम साहब से। मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। इनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और एक बेटी की शादी हो चुकी है जिसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। दूसरी बेटी इनकी जो PhD और GRF हैं, और तीसरे नंबर का जो बेटा है इनका, उनका CA फाइनल हो चुका है, फाइनल होने वाला है, और चौथी बेटी BA पॉलिटिकल साइंस से कर रही हैं। तो सबसे ख़ास बात जो रही है इस पूरी बातचीत में, ये एक कार ख़रीदना चाहते थे, एक बड़ी कार है इनके पास, लेकिन बड़ी कार ख़रीदना चाहते थे। इन्होंने सोचा कि शायद कार की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है और अभी ज़रूरत है लोगों की हेल्प करने की। तो इन्होंने अपनी उस सपने को दरकिनार करते हुए उन गरीबों की मदद की और उनके लिए आगे आए। खुद नहीं आए, अपने दोस्तों को भी लेकर आए। इनके नाम लिए हैं डॉक्टर नासिर साहब हैं, डॉक्टर वकील अहमद, रोबिन सैफ़ी, ऐसे कई लोग हैं, और इनकी बेटी भी इनके इस प्रोग्राम में साथ रही हैं। और हम लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह ये जितनी बड़ी कार ख़रीदना चाहते थे उससे भी बड़ी कार ये ख़रीदें, और इनके लिए आप बहुत सारी दुआएं करना। और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी एक नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया।